हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो मैथमेटिक्स के किन टॉपिक से पूछे जाते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप बस शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको चिन्ह परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है ना, और भाग का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, इंटू है यानी गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है ना। हो तो ये इक्वेशन यानी कि 4 - 5 × 6 डिवाइड 8 + 2 का मान क्या होगा, यानी कि ये इक्वेशन हमें देकर रखी, इसे सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि वो क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। तो उसने का मतलब ये है दोस्तों कि इस इक्वेशन में, ठीक है ना, यानी जो हमें समीकरण यहाँ पर देकर रखा है, जहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी यदि आपको प्लस का स्थान है तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, भाग का चिन्ह लगा देना। तो आप देखें इक्वेशन में कहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो हमें वहाँ पर क्या कर देना है, भाग का निशान लगा देना है, ठीक है ना, इतना समझ गए। और कहीं पर यदि भाग का, ठीक है ना, चिन्ह है तो वहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा लगा देना, माइनस का चिन्ह लगा देना। तो भाग का, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और कहीं पर भी यदि दोस्तों माइनस का चिन्ह होगा तो हमें वहाँ पर किसका चिन्ह लगाना है, इंटू का, ठीक है ना, किसका लगाना है, इंटू यानी कि गुणा का, ठीक है ना। सॉरी, ये है हमारा माइनस का चिन्ह यहाँ पर है तो इंटू का लगा दिया, ठीक है ना। फिर क्या बोला कि जहाँ पर दोस्तों इंटू का होगा यानी कि गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर हमें किसका कर देना है, प्लस का कर देना। तो यहाँ पर है हमारा इंटू, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। हो तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, अब हमने ये बना लिया तो कैसा होगा, 4, ठीक है ना, और फिर क्या आएगा, इंटू आएगा, फिर 5 आएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर हमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर क्या, भाग का चिन्ह हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। समझ गए ना इतना चीज़ को। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब हम करेंगे दोस्तों तो एक बार हम अच्छे से लिख लें, ऐसा 2 4 5 + 6, ठीक है ना, -8 डिवाइड 2। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आपको बोर्ड मास नियम तो पता ही होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन में ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम डिवाइड यानी भागवाड़ी चिन्ह को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 में जब 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों माइनस को हम सॉल्व नहीं करते हैं, प्लस को भी सॉल्व नहीं करते हैं, हमें किसे करना होता है दोस्तों, इंटू वाले को। भाग के बाद हमें इंटू यानी कि गुणा वाले को सॉल्व करना होता है, तो गुणे में ये दोनों हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम दोस्तों प्लस माइनस दोनों को एक साथ कर सकते हैं, चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप इस 6 में से 4 घटा दीजिए या फिर 20 6 जोड़ दीजिए, कोई सा भी कर सकते हैं। तो जब हम इसमें से ये कितना हो जाएगा, 26, 26 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, हमने चिन्ह परिवर्तन करने पर हमारा रिजल्ट कितना आया है, 22 आया है। तो एक दोस्तों आपको चिन्ह परिवर्तन करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोस्तों आरआरबी और ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2019 में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको आकृति से रिलेटेड आएगा, घन हो, घनाभ हो, चतुर्भुज हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, लेकिन इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो देखो दोस्तों, घन के लिए एक क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ठीक है ना, अंडर रूट में क्या है, AQ, ठीक है ना, प्लस BQ, ठीक है ना, प्लस CQ, ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो फॉर्मूला होता है और हमारे पास तीनों ही भुजाओं के नाम यहाँ पर देकर रखे हैं, ठीक है ना। तो A का मान कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक है ना। A का मान कितना है हमारे पास, 3 है, और B का मान कितना है, 4 है, C का मान कितना है, 5 है, ठीक है ना। और ये हमने Q कर दिया, ठीक है ना, प्लस में भी है, ठीक है ना। जब हम इसे करेंगे अंडर रूट में तो ये
3 का कितना होता है 27, 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों 216 किसका घन होता है, क्यू किसका होता है, 6 का क्यू होता है। 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों 216 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब भी आपको आकृति से कोई रिलेटेड क्वेश्चन बने और क्रम से संख्या यानी कि भुजाओं के नाम देकर रखे हों तो आपको क्रम से ही लगा देनी है। जैसे कि 3, 4, 5 तो अगली क्या होगी 6 होगी, ठीक है ना। चाहे वो त्रिभुज हो कुछ भी हो आकृति में, लेकिन जब आपके पास क्रम से भुजाएं देकर रखी हैं तो आपको क्रम से ही आंसर लगा देना है, ठीक है ना। तो आपका ऐसा भी निकल ही आता है। लेकिन दोस्तों कहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्रम से ना हो, जैसे कि यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 7 हो, यहाँ पर 1 हो, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से कर देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों वो भी आप देख लें। तो एक क्वेश्चन आपको संबंध में से आता है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से, ये पहली टाइप का होता है। यदि एक दंपत्ति की 7 पुत्रियां हैं, ठीक ना, और हर पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कितने सदस्य हैं। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमें करना होता है मन से। कैसे करेंगे आप, पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके लिए कि दंपत्ति का अर्थ क्या होता है। दंपत्ति नाम तो सुना होगा ना आपने, पर्यायवाची होता है किसका, पति पत्नी का। दंपत्ति दोस्तों 2 सदस्य होते हैं, किसका, पति पत्नी, ठीक है ना, हस्बैंड और वाइफ। ये क्या होती हैं, पति पत्नी होते हैं यानी कि दंपत्ति होते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने व्यक्ति होगा, 2 व्यक्ति होगा, ठीक है ना, प्लस कर दिया। फिर क्या है 7 पुत्रियां हैं यानी 7 बेटियां हैं तो हमने प्लस कर दिया, ठीक ना। और हर पुत्री का एक भाई है तो प्लस करके दोस्तों अब बताइए हम 7 करेंगे या फिर 1 करेंगे, बताइए जल्दी। हम 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां का एक ही भाई है, ना कि दोस्तों एक पुत्री का एक भाई है, नहीं। देखो यदि हम दोस्तों एक पहली पुत्री से कहें कि आपका भाई कितना है तब भी वो कहेगा एक ही भाई है। यदि हम वही बात हम 5वीं पुत्री से पूछें तो वो उससे पूछे कि तुम्हारे कितने भाई हैं तो वो भी कहेगा एक भाई है। इसी प्रकार हम 2 का पूछेंगे तो वो भी कहेगा एक। और हम 7 पुत्रियों से एक साथ भी पूछेंगे तो कि तुम्हारा भाई कितने हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे भाई 7 हैं, वो ये कहेंगे दोस्तों कि हम 7 बहनों का एक ही भाई है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, हर पुत्री का नहीं है, ठीक है। हर पुत्री का जैसे मैंने समझाया एक का एक ही होगा, दूसरे का भी एक ही होगा, 5वें का भी एक ही होगा, 6 के बाद एक ही होगा, 7वें का भी एक ही होगा। लेकिन दोस्तों 7 पुत्री यानी कि 7 बहनों का केवल एक ही भाई होगा, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि टोटल सदस्य दोस्तों उस घर में कितने हैं, परिवार में कितनी है 10 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो आज समझ लें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती कुमार के अलावा 5 बच्चे हैं जिनमें से 2 शादीशुदा हैं तथा प्रत्येक के एक लड़का तथा एक लड़की है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा, ये डबल हो गया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक ही क्वेश्चन आएगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस वीडियो में रख लिया है, ठीक है ना। तो ये 2014 में रिपीट हो चुका है। अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है दोस्तों कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उतना हम सॉल्व भी करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि परिवार में कोई भी परिवार है, ठीक है ना, परिवार तो जानते ही हो, ठीक है ना। श्रीमान और श्रीमती कुमार के अलावा यानी कि श्रीमान और श्रीमती ये जैसे कि पति पत्नी, ठीक है ना, ये 2 व्यक्ति हैं तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। के अलावा 5 बच्चे हैं तो प्लस करके हमने 5 बच्चे भी लिख दिया, ठीक है ना। जिनमें से 2 की शादी हो गई यानी 2 शादीशुदा हमने 2 लिख दिया, ठीक ना। तथा प्रत्येक के एक लड़का है तथा एक लड़की है। तो देखो दोस्तों जब 2 जनों की शादी हुई है, जैसे कि एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है ना, तो इसका भी एक लड़का और लड़की है यानी कि टोटल 2 हैं, ठीक है ना। इसका भी एक लड़का और लड़की है तो इसके भी 2 हैं, तो यानी कि टोटल दोस्तों दोनों के कितने हैं 4 हैं, ठीक है ना। समझने का 2 नहीं है 4 हैं, ठीक है ना। अब इन सभी को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना 7 और 9 और ये 4 कितने हो जाएंगे 13। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उस परिवार में 13 सदस्य हैं, ठीक है ना। समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको भली भांति समझ में आ रहा हो। मैं देखो बिल्कुल गाँव की भाषा आप तरह की ही भाषा यानी कि जैसे कि आप बोलते हैं बिल्कुल उसी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग को जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग को टच कर जाए, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों
साथ मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी समय नहीं लोगे, ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, वो आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं हम, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चनों को घर पर रिपीट यानी कि दोस्तों क्या किया करेंगे, प्रैक्टिस किया करो ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछता है आपका दिमाग कितना चलता है, कैसे चलता है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों जो पूछता है हमारा एग्जाम पर, वो आपको ये नहीं पूछता कि आप कितने होशियार हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि आपका दिमाग कितना चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, ठीक है ना। पहले तो आपको थोड़ा डायग्राम बना दूं कि दिशाएं के बारे में क्या होती है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी आप कोई मैप देख रही हूँ, ठीक है ना, मानचित्र देख रही हूँ या किसी भी प्रकार का कोई डायग्राम देख रही हूँ, या फिर आप दोस्तों जिस स्थिति में खड़े हैं, तो आपको हमेशा सीधी साइड यानी जो आपका सीधा हाथ होता है ना, उस साइड आपकी पूर्व दिशा होती है, ठीक। कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा, ठीक है ना। और दोस्तों उसी जब आप जैसी स्थिति में खड़े हैं, जैसे ये आपकी पूर्व दिशा है, तो आपके सामने की ओर उत्तर दिशा होती है, ठीक है ना। अब इसके विपरीत तो आप जानती है, उत्तर के विपरीत दक्षिण होती है और पूर्व के पश्चिम, ठीक है ना। पूर्व के विपरीत क्या, पश्चिम होती है, ठीक ना। तो इतनी समझ में आ गई। अब क्या बोला, राजू पूर्व दिशा में कितना चला है, 10 मीटर चला, यानी कि दोस्तों राजू कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। हम बना देते हैं, यहाँ पर कौन है, राजू भाई साहब हैं, ठीक है ना। वो कितना चला दोस्तों, 10 मीटर चला, जी हाँ हमने बना दिया 10 मीटर चला, ठीक है ना। और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, यानी दोस्तों जब वो आप ऐसा व्यक्ति चल रहा है तो हमारा सीधा हाथ कहाँ पर होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कि वो दोस्तों 10 मीटर नीचे की ओर आ गया। तो हमने कह दिया जी हाँ 10 मीटर नीचे की ओर आ गया, ठीक है ना। तब प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर, यानी कि वो हमेशा दोस्तों उल्टी हाथ साइड मुड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी हमें संख्या दी जाएंगी या फिर कहीं जाएंगी, वो उतनी बार दोस्तों अपनी क्या, बाईं ओर, यानी कि उल्टे हाथ साइड मुड़ेगा। जैसे कि दोस्तों इसने कहा कि प्रत्येक बार, यानी कि दोस्तों प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, यानी देखो उसने क्या कहा, प्रत्येक बार, तो पहले क्या बोला, 5 मीटर मुड़ा, ठीक है ना। तो हमने कह दिया 5 मीटर मुड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपनी बाईं ओर मुड़ेगा 15 मीटर, ठीक है ना। तो 15 मीटर मुड़ गया, और फिर भी मुड़ेगा कितने, 22 मीटर, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक बार मुड़ेगा, ठीक है ना, यानी इसी साइड मुड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब उसने कहा है कि चलिए बताइए कि चलना आरंभ करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है, यानी कि दोस्तों हमें जो दूरी बतानी है वो ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है ना। जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ना, ये वाली दूरी बतानी है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जब ये यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 10, यानी कि दोस्तों इतनी जब 10 हैगी तो हमारे पास बची कितनी है दोस्तों, 5 मीटर की दूरी, यानी कि यहाँ पर कितनी दूरी बची है, 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो अपनी दूरी से 5 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना, समझ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे कैसे पूछेगा वो भी आप समझ लें दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया ये आ गया, तो आपसे भिन्न रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछता है कि एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास 4 ये यहाँ ऑप्शनों में भिन्न देकर रखी हैं, तो अंश हमेशा ऊपर का होता है और हर नीचे का होता है। अब देखो दोस्तों जो आप अंश देख रहे होंगे ना, ये क्या है, हर से एक जाना है, यानी कि दोस्तों अंश से हर एक जाना है, ठीक है ना। देखो 3 अंश है और 4 क्या है, हर है। यहाँ पर देखो 4 अंश है और 5 क्या है, हर है, यानी कि हर एक अधिक है। यहाँ पर भी दोस्तों अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। यहाँ पर भी दोस्तों अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, यानी कि अंश की अपेक्षा एक हर कितना है, एक अधिक है। यानी देखो एक ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही, ठीक है ना, सब में एक ही है। तो इतना क्वेश्चन तो हमारे विकल्प में ही मौजूद है, ठीक है ना। तो इतने करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों वो कि यदि अंश और हर दोनों में से कितना घटाया जाए, एक घटाया जाए। तो अभी तो हमें नहीं पता है, तो दोस्तों हमें सभी भिन्नों में से घटाना होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें से घटाते हैं 3/4 में से, इसमें से भी एक घटाना, इसमें से भी एक घटाएंगे, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 2/3, ठीक है ना।
ये इसे सॉल्व करने पर दोस्तों यदि भिन्न 0.5 के बराबर आ जाती है, यानी कि ये निकल कर आ जाता है, तो हमारी भिन्न यानी कि ऑब्जेक्ट वही होगा जो 0.5 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 के लगभग में आएगा, लेकिन हमें चाहिए था कितना दोस्तों 0.5। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है ना, समझ गए। तो दोस्तों लॉजिक हम यही अप्लाई करेंगे। अब हम किस में करेंगे, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट में करेंगे, क्योंकि पहला तो हमारा गलत हो गया। देखो अब ये 4/5 है, तो इसमें भी हम -1 करेंगे तो 3/4 बचेगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 के करीब में आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 0.5 चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, देखो लॉजिक वही अप्लाई करना है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट यानी कि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था इसका आंसर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना, जब आपके पास कोई दिमाग ना हो, यानी कि कोई मार्ग ना निकल रहा हो, रास्ता ना निकल रहा हो, तो आपको ऑब्जेक्ट को फॉलो करके ही क्या इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, तो तीसरे में क्या है 2/3 -1 और -1। ठीक है ना, दोनों में से तो 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमें क्या मिल गई 0.5 मिल गई, यानी इसके बराबर मिल गई। तो इसका मतलब है कि 2 यानी कि तीसरी 2/3 वो भिन्न है। ठीक है ना, कौन सी भिन्न है 2/3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बताने के लिए डायरेक्ट भी बता सकता था, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, तो मैं कह भी सकता था कि डायरेक्ट हम इसी में अप्लाई कर दें, लेकिन दोस्तों मैंने आपको 1, 2 ये 3 इसलिए बताए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम ऑब्जेक्टों को भी चेक कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा दोस्तों, ये आपको संख्या पद्धति यानी सिस्टम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 4 होता है। ठीक है ना, तदनंतर 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो 2n है, तो n में दोस्तों जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिला 4 मिल रहा है। ठीक है ना, अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि जो n है, n के स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या को रख सकते हैं कि जिसमें 6 से भाग देने पर हमें शेषफल 4 मिले। तो दोस्तों यदि हम 10 संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 4 मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 17 भी है। ठीक है ना, 17 के अलावा भी है। ठीक है ना, 18 जैसे 22, 23, तो ये ऐसी कई संख्याएं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक कोई सी भी संख्या इस्तेमाल कर लेनी है। ठीक है ना, तो हम प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी क्या कर लेते हैं 10 को ऐड कर लेते हैं कि हमने n के स्थान पर क्या कर लिया 10 संख्या रख ली है, क्योंकि जब 10 में हम 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिला 4 मिला। तो उसने ये पूछा है 2n। ठीक है ना, 2n को जब 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल ज्ञात करना था कि क्या होगा। तो दोस्तों जब हम n की जगह पर कितना रखा है 10 रखा है, तो 2 ठीक है ना इंटू n की जगह पर 10 और 6 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि 6 3 कितना हो जाएगा 18, शेषफल कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई कठिनाई आई नहीं ना। फिर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये रहा कि जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k प्लस n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। निम्न में k का संभावित मान क्या होगा। तो यहाँ पर समझे दोस्तों आपको क्या बोल रहा है वो कि देखो जब हम k में 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या शेषफल कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार दोस्तों k प्लस 1 में किससे दे रहे हैं 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिला 0 मिला। तो दोस्तों अब जो k का मान है तो k का हम कौन सा मान रख सकते हैं कि दोस्तों 3 से भाग देने पर हमें शेषफल 1 मिले, और उसी संख्या यानी कि k के मान को इसमें हम k के मान में रखें इस समीकरण में, और 5 से भाग दें तो हमें शेषफल 0 भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है चेक करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम 21 को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब हम 21 को रखेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 30 7 21, तो हमें क्या शेषफल मिलेगा 0, लेकिन हमें चाहिए क्या 1, तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, और 63 की बात करें दोस्तों तो इसमें भी हमें क्या
शेषफल 0 ही मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकती। अब बात करें 64, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 3 एकम 3, कितना शेषफल मिलेगा 1। जी हाँ, तो हम यानी कि 64 के बराबर दोस्तों हम 64 को रख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना शेषफल बचा 1 बचा, ठीक है ना। तो ये मिल गया। इसी प्रकार दोस्तों हम के का मान यहाँ पर भी रखें, तो के का मान कितना लिया हमने 64, तो 64 प्लस में 1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, शेषफल कितना मिला दोस्तों 0 मिला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो संख्या दोस्तों क्या है 64 है, ठीक है ना, समझ में आई। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलें। तो दोस्तों अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो संख्याओं को अगल अगल 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बनता है, शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के एक को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो पहले आप अर्थ समझ ले, इसे क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। कोई सी भी दो संख्या हैं, जैसे हमने x और y मान ली, ठीक है ना। पहली में दोस्तों हमने क्या 33 से भाग दिया, तो हमें शेषफल कितना मिला है, यहाँ पर देखो क्रमशः बोला ना उसने 21 मिला है, ठीक है ना। इसका शेषफल कितना मिला, क्रमशः 21 मिला, ठीक है ना। और इसमें भी हमने 33 से भाग दिया और इसका शेषफल कितना मिला है दोस्तों 28 मिला है। तो यदि इन दोनों के योग से, ठीक ना, संख्याओं के एक को 33 से भाग दिया जाए, यानी दोस्तों आप बताइए इन दोनों संख्याओं को क्या करके प्लस करके 33 से भाग दीजिएगा, तो जो शेषफल आपको मिलेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।